आज का खत्म बेटा, लास्ट टॉपिक बोला, लास्ट टाइप का बॉन्ड बोला, आयनिक बॉन्ड। चलिए हेडिंग डालिएगा आयनिक बॉन्ड, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। चलिए आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या है बोल दे रहा हूं, लिखते रहिएगा। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय the chemical bond formed by complete transfer of electron, the chemical bond formed by complete transfer of electron from one atom to the other, the chemical bond formed by complete transfer of electron from one atom to the other। मतलब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम में होता है तो इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, आयनिक बॉन्ड। क्योंकि हम जानते हैं आयनिक बॉन्ड में मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाता है, और कैटायन एनायन का जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड। एग्जांपल लिख लीजिएगा इसका, एग्जांपल NaCl, एग्जांपल NaCl है ना, बचपन से एक एग्जांपल अपन सुन के आते हैं आयनिक बॉन्ड का, वो एग्जांपल कौन सा होता है, NaCl। ठीक, अब इसमें आयनिक बॉन्ड के बारे में कुछ स्टेटमेंट अपने को लिख ले, बोलते जा रहा हूँ, स्टेटमेंट लिखते जाएगा। पहला पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, या फर्स्ट ऐसा ना हेडिंग टाइप पे लिख लीजिएगा, सब हेडिंग मतलब पॉइंट बोलते जा रहा हूँ। पहला लिखिएगा, इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, मतलब आयनिक बॉन्ड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसको नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं। इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल इन नेचर का मतलब क्या होता है, आइए उस पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान सुनेगा। देखो कोवेलेंट बॉन्ड जो था ना, कोवेलेंट बॉन्ड कैसा था, डायरेक्शनल। तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ओवरलैपिंग करनी जरूरी थी, और ओवरलैपिंग के लिए या तो एक्स या वाई या जेड एक्सेस पर आना जरूरी होता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। लेकिन आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, मान लो NaCl है, ये Na प्लस है, तो Na पे जो प्लस है ना वो किसी एक जगह नहीं होगा, वो पूरे Na के स्फीयर, एटम को अपन स्फेरिकल मान के चलते हैं, तो ये जो एटम सोडियम का स्फीयर है ना, प्लस इसके ऊपर पूरी तरह से फैला हुआ, पूरे पे प्लस है, और जो माइनस है वो पूरे के ऊपर फैला हुआ है। तो जब Na पे प्लस पूरे पे फैला हुआ है, Cl पे माइनस पूरे पे फैला हुआ है, तो ये जो मान लो Na प्लस है, अब Cl चाहे यहां से आए, यहां से आए, यहां से आए, यहां से आए, कहीं से भी आए, प्लस का काम क्या है, माइनस को अट्रैक्ट करना, और ये अट्रैक्शन हो गई रहेगा। इसमें किसी भी इंटरन्यूक्लियर एक्सेस या डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इसीलिए आयनिक बॉन्ड क्या बोला जाता है बेटा, नॉन डायरेक्शनल। सेकंड पॉइंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, आयनिक कंपाउंड्स generally exist as 3D crystal lattice। Ionic compound generally exist as 3D crystal lattice, 3-dimensional crystal lattice। Ionic compound generally exist as 3D crystal lattice, है ना। मतलब आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा, इनका लैटिस स्ट्रक्चर बनता है। लैटिस स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला था, ये जैसे दीवार बनी हुई है ना, तो दीवार बनी हुई तो उसमें एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट है, फिर तीसरी ईंट है, फिर चौथी ईंट है। वैसे जो अपन NaCl, मान लो अपन सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड है, तो सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर बन के आता है उसमें, भाई अपन इतना सा भी NaCl अगर लेते हैं, नमक लेते हैं, तो उसके अंदर एक Na या एक Cl नहीं होगा, हजारों लाखों NaCl है। तो वो भी NaCl का एक के ऊपर, एक Na के ऊपर Cl, Cl के ऊपर Na, ऐसे कुछ ना कुछ उनका अरेंजमेंट होगा। उस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। ये इसके बारे में आप आगे जाके जब सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो वहां पर भी आएगी ये बातें। इसके अलावा बात करते हैं, तीसरा पॉइंट जो है वो लिखिएगा, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला से। इंपेरिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हो गया, उसको भी समझ लीजिए। इंपेरिकल फॉर्मूला कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने बोला सोडियम क्लोराइड, एक बात बताओ, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप लोग, NaCl। अब जब NaCl लिखते तो NaCl का मतलब ये होता है, ठीक है ना। मुझे बताओ इसमें क्या देखने में कैसा लग रहा है, एक Na के साथ कितना Cl जुड़ा हुआ है, एक Cl, यही बात समझ में आ रही है। एक Cl के साथ कितना Na जुड़ा हुआ है, एक। अच्छा बताओ, आपने ये दो नाम सुन रखे होंगे क्लास 11th में, पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर दो नाम आता है, एक आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक आता है इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इतना मेरे हिसाब से नाम सुन रखा होगा सबने। जैसे मान लीजिए बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6। तो जब अपन किसी मॉलिक्यूल के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जब इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, इसको क्या बोला जाएगा, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मैंने अभी क्या बोला है कि आयनिक कंपाउंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला से। तो एक बात समझना,
जब अपन ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है वो समझिएगा। इसका मतलब अपन क्या समझते हैं कि एक Na से एक Cl जुड़ा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में इसका कहने का मतलब ये है कि जब 1 मोल, ध्यान सुनना, जब 1 मोल NaCl लिया जाता, क्या लिया जाता बेटा? 1 मोल NaCl। तो 1 मोल NaCl का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, उस स्ट्रक्चर में जब आप Na प्लस की गिनती करोगे, उसमें बहुत सारे Na प्लस होंगे, बहुत सारे Cl माइनस होंगे। तो उस 1 मोल के अंदर जब आप NaCl का गिनती करोगे तो उसमें मान लो Na के कितने आयंस हैं? X। तो आपको Y के भी, इसके Cl के भी कितने आयन मिलेंगे? X ही मिलेंगे। और आप दोनों का रेशो देखोगे तो दोनों के रेशो को अगर आप सिंप्लिसिटी से कट करोगे तो क्या रेशो 1:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसीलिए आप क्या लिखते हो? NaCl। अभी जैसे मान लो मैंने नाम लिखा मैग्नीशियम फ्लोराइड, क्या नाम लिखा बेटा? मैग्नीशियम फ्लोराइड। फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया मैंने, MgF2। देखने में क्या लग रहा है? देखने में ऐसा लगेगा कि एक मैग्नीशियम से कितने फ्लोरीन जुड़े हुए? 2। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक मोल के अंदर जब आपने मैग्नीशियम गिने, अगर मैग्नीशियम 100 थे तो फ्लोरीन कितने थे? 200। तो ये कहते हैं अपन कि भाई ये जो फॉर्मूला अपन लिखते हैं, ये फॉर्मूला क्या होता है? 1 मोल की काउंटिंग का सिंपलेस्ट रेशो होता है जो अपन फॉर्मूला लिख रहे होते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगली कंडीशन क्या आती है उस पर बात करते हैं। एक पॉइंट आपके सामने लिखा है, वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रोवैलेंसी। ध्यान सुनना, याद करिए केमिकल बॉन्डिंग की जब हमने शुरुआत करी थी, सबसे पहले हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़े थे, और कोवेलेंट बॉन्ड जो पढ़े थे उसके साथ एक टर्म आई थी कोवेलेंसी। क्या टर्म आई थी? वैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब पढ़ रहे हो तो एक टर्म आ रही है इलेक्ट्रोवैलेंसी। आयनिक बॉन्ड बनाने का काम किसका होता है? मेटल और नॉन मेटल का। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन। तो मेटल, कोई भी मेटल आयनिक बॉन्ड बनाते वक्त कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, या कोई भी नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड बनाते वक्त कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक एक एटम की बात होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम को अगर कैटायन बनाना है, आयनिक बॉन्ड बनाना है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? ए। और क्लोरीन को अगर बॉन्ड बनाना है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? ए। तो दोनों की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 और 1, इस तरह से बात आएगी। डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained or lost, the number of electrons gained or lost by an atom, the number of electrons gained or lost by an atom, the number of electrons gained or lost by an atom during ionic bond formation, during ionic bond formation, during ionic bond formation। ठीक है। अब देखो यहां पर 3 एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, इससे अपन समझने की कोशिश करते हैं कहना क्या चाहते हैं। पहला कंपाउंड क्या लिखा बेटा? NaCl। दूसरा क्या लिखा बेटा? MgO। तीसरा क्या लिखा बेटा? CF2। मुझे बताओ NaCl का नाम क्या है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड में आपको नाम समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको आयंस में तोड़ना होगा। आयंस में तब तोड़ोगे जब नाम समझ में आएगा, ताकि आपको समझ में आ रहा है कि भाई इसका नाम सोडियम क्लोराइड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एक सोडियम आयन है और इसमें एक क्लोराइड आयन है। और सोडियम आयन का फॉर्मूला हम 9th क्लास में पढ़ लेते कि Na+ होता है सोडियम आयन, है ना भाई। सोडियम आयन क्या है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम पे Na पे +1 होता है कि +2 होता है कि +3 होता है, भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। 9th क्लास की बात है। सोडियम पे कितना चार्ज होता है? +1। ग्रुप 1 वालों पे +1 आता है, ग्रुप 2 वालों पे +2 आता है। रिडॉक्स ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह आपने पढ़ी होती है। ग्रुप 13 वालों पे +3। इस तरह की कुछ बातें यहाँ पर चल रही है, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसको। मुझे बताइए इसका नाम क्या बेटा? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से नाम आ रहे हैं बेटा? एक सोडियम और एक क्लोराइड। तो इसमें 2 आयन है, कौन कौन से? एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। अच्छा मुझे बताओ सोडियम आयन पे Na पे क्या होगा? प्लस, Cl पे क्या होगा? तो इसने न्यूट्रल से आयन बनाते वक्त इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज किया। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? एक, तभी तो +1 आ रहा है। तो इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया? गेन किया। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब एक बात समझो, देखने में ऐसा लग सकता है कि दोनों की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या आ रही है? बराबर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है इलेक्ट्रोवैलेंसी कम ज्यादा भी हो, वो भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोवैलेंसी में कभी साइन नहीं लगाना, प्लस या माइनस नहीं लगाना। इलेक्ट्रोवैलेंसी में सिर्फ नंबर लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन कितने गेन हुए या लूज हुए बस वो लिखते हैं, नंबर लिखते हैं अपन, उसमें प्लस या माइनस नहीं लगाते। क्योंकि अगर आपने इसके साथ +1 या -1 लिख दिया तो वो इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं होगी, फिर वो ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। मुझे बताइए इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब इसमें 2 आयन है, एक तो मैग्नीशियम आयन और एक ऑक्साइड है। अच्छा मैग्नीशियम आयन में मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है? +2, और ऑक्साइड में -2। इसका मतलब इसने कैटायन बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2। और इसने एनायन बनाने के लिए कितने गेन किए? 2। तो इसकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, ठीक है। अगले वाले में बताइए इसका नाम बोलिए। कैल्शियम फ्लोराइड। क्या नाम है इसका?
तो एक कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, +2, और एक फ्लोराइड पे -1। ये 2, 3, 4, 10, 20 जो भी लिखा उससे मतलब नहीं है आपको, आपको मतलब है कैल्शियम और फ्लोराइड से। तो कैल्शियम आयन दिमाग में आना चाहिए और फ्लोराइड आयन दिमाग में आना चाहिए। मुझे बताइए इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए बेटा, 2, और इसने कितने गेन किए, 1। तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। नोट डाउन करिए, इसे आगे बढ़ते हैं फिर। अगले पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं और वो क्या है बेटा, सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। एक बात समझिएगा ध्यान से, यहां पर हम लोग कौन सा कंपाउंड या कौन सा बॉन्ड पढ़ रहे हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब मेटल और नॉन मेटल होता है। ये अपन लोग शुरू से बात करते आते हैं कि नॉन मेटल का बॉन्ड जनरली कोवेलेंट होगा और मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड जनरली आयनिक होगा। अब एक बात बताना मुझे, यहाँ पर हम लोग आयनिक कंपाउंड की जब बात कर रहे हैं तो आपके सामने लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आ रहा है बेटा। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सारे मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल। अरे भाई मेटल है, ये तीन तो एस ब्लॉक के एलिमेंट है, एस ब्लॉक में सारे मेटल, और एल्यूमिनियम भी कौन है, मेटल। बालिका सीता गीता के इधर आते हैं ये, ठीक ना। अच्छा, मेटल अगर किसी नॉन मेटल से बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड जनरली क्या होना चाहिए, आयनिक। लेकिन ये जो चार मेटल है ना, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये चार वो मेटल है जो डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। ये डायगोनल रिलेशनशिप वाले पेयर है बेटा ना। ये जो डायगोनल रिलेशनशिप वाले एलिमेंट है, मतलब इनको दिमाग में रखना है अपने को। उसका रीजन, उसका तरीका मैंने बता दिया कि डायगोनल रिलेशनशिप वाले। जनरली मेटल जब नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड कैसा बनता है, आयनिक। लेकिन ये जो चार मेटल है ना, जब ये नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वो बॉन्ड कभी कभार आयनिक भी होते हैं और कभी कभार कोवेलेंट भी होते हैं। तो इसको लेकर हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है सिलेबस में कि भाई लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के कौन से कंपाउंड आयनिक होंगे और कौन से कंपाउंड कोवेलेंट होंगे। और इसीलिए उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम में या पूरे सिलेबस में जब भी मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आएगा, अपन ने बोल दिया आयनिक, लेकिन कभी कभार मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड कोवेलेंट भी होगा। और वो कब होगा, जब ये चार मेटल आपको दिखते ना, तो इनके कुछ कंपाउंड आयनिक बनेंगे और कुछ कंपाउंड कोवेलेंट बनेंगे। तो इनको देखकर सतर्क हो जाना है अपने को कि भाई यही वो केसेस हैं या यही वो मेटल हैं जो आपसे गलती करवा सकते हैं। अब आइए बात करते पहले इन सबके लिए। अगर मैं बात करूं तो याद करो, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, अलबेली के सीबीआई, याद आ रहा है कुछ, अलबेली के सीबीआई क्या होते हैं, कोवेलेंट, ये पढ़ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ केसेस लिखता हूँ, फिर एक एक करके बात करते हैं। पहले हम इनका क्या ले रहे हैं बेटा, फ्लोराइड। तो इन सबके फ्लोराइड जो बन सकते हैं वो मैंने लिख दिया। इसका चार्ज 1 होता है, इन दोनों का चार्ज 2 होता है, इसका चार्ज 3 होता है। इस तरह से बन गया। इनके ऑक्साइड ले रहे हैं तो लिथियम का ऑक्साइड बनेगा Li2O, बेरिलियम का ऑक्साइड बनेगा BeO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा MgO, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा Al2O3। इनके कार्बाइड्स, लिथियम का कार्बाइड काम में नहीं आएगा अपने को, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं। बाकी सबके कार्बाइड अपने को काम में आएंगे, तो उनके कार्बाइड्स लिख देता हूं, Mg2C3, और यहां पर आ जाएगा Al4C3। ठीक है, यहां ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने हेडिंग क्या डाली है, सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब यहां पर हम कुछ आयनिक कंपाउंड्स की बात करने वाले हैं। लेकिन क्या ये सभी आयनिक कंपाउंड है या कुछ आयनिक कंपाउंड है, कुछ, ये सारे नहीं है। मतलब यहां पर जो मैं लिख रहा हूं, इनके अलावा इनके और भी आयनिक हो सकते हैं और भी कोवेलेंट भी हो सकते हैं। अभी समझते जाइएगा। तो पहले एक बात बताओ, ये लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल। बेटा फ्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या होता है, नॉन मेटल। कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल। तो ये सारे बॉन्ड मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल के। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होना चाहिए, आयनिक। ये सारे आयनिक है, पर इनमें से ये दो कोवेलेंट है। ये दो कैसे हैं, कोवेलेंट। ठीक है, बेरिलियम का फ्लोराइड और बेरिलियम का ऑक्साइड आपको क्या मिलने वाला है, कोवेलेंट। बाकी सारे के सारे क्या है, आयनिक। अब ध्यान सुनते जाना, हमें मेनली जो समझना है ना, हमें मेनली किस किस के बारे में पढ़ना है, हैलाइड्स के बारे में, हमें किसके बारे में पढ़ना है, ऑक्साइड्स के बारे में, और हमें किसके बारे में पढ़ना है, कार्बाइड्स के बारे में। तो ऑक्साइड यहां पर आ गए,
कार्बाइड यहां पर आ गए। अब बचे हैलाइड। हैलाइड में फ्लोराइड भी आता है, क्लोराइड भी आता है, ब्रोमाइड भी आता है, आयोडाइड भी आता है। क्या इन सबके फ्लोराइड की जानकारी आपको मिल चुकी है कि कौन आयनिक है, कौन कोवेलेंट है? हाँ। अब बचा कौन इनका? सीबीआई। और इसके सीबीआई की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। क्या बात करी थी, याद करिए। अल बे ली के सी बी आई है ना, आप में फुल फॉर्म कैसे मिलेंगे? कोवेलेंट। एक और बात बता रहा हूं, यहां पर ध्यान सुनना, एनसीईआरटी की लाइन है। ग्रुप 2 के जितने भी हैलाइड्स होंगे, किसके? ग्रुप 2। ग्रुप 2 कहने का मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये कौन से एलिमेंट है बेटा? ग्रुप 2 के। ग्रुप 2 के जितने भी हैलाइड है, इन सबका आप फ्लोराइड बना दो, इन सबका आप क्लोराइड बना दो, इन सबका आप ब्रोमाइड बना दो, और इन सबका आप आयोडाइड बना दो। इन सबका फ्लोराइड, इन सबका क्लोराइड, इन सबका ब्रोमाइड, इन सबका आयोडाइड। एनसीईआरटी में साफ शब्दों में लिखा है कि बेरिलियम के जो सभी हैलाइड्स है ना, बेरिलियम के सभी हैलाइड, मतलब बेरिलियम का फ्लोराइड, बेरिलियम का क्लोराइड, बेरिलियम का ब्रोमाइड, बेरिलियम का आयोडाइड, ये सारे कैसे मिलेंगे? कोवेलेंट। और बाकी ये जितने भी बचे हुए हाइलाइट्स हैं, ये सब क्या है? आयनिक। ये सब क्या है? आयनिक। तो यही बात अभी हम लिखने वाले हैं, वो क्या रहेगा? ऑल ग्रुप 2 हैलाइड्स आर आयनिक एक्सेप्ट बेरिलियम हैलाइड्स। भाई बेरिलियम के हैलाइड्स कैसे होंगे? कोवेलेंट। बाकी सब हैलाइड कैसे होंगे? आयनिक। आप मुझे बताओ, क्या ये बेरिलियम का हैलाइड है कि नहीं है बेटा? है। ये कैसा होगा? आयनिक या कोवेलेंट? कोवेलेंट। और क्या बेरिलियम का क्लोराइड, बेरिलियम का ब्रोमाइड, बेरिलियम का आयोडाइड भी कोवेलेंट होगा? हाँ। तो बेरिलियम का फ्लोराइड, बेरिलियम का क्लोराइड, बेरिलियम का ब्रोमाइड, बेरिलियम का आयोडाइड, सबके सब कोवेलेंट है। लेकिन ग्रुप 2 के बाकी जितने भी हैलाइड होंगे, वो सारे के सारे क्या मिलेंगे? आयनिक। और एक और बात समझे बेटा, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या आ जाए? पॉली एटॉमिक आयन। क्या आ जाए? पॉली एटॉमिक आयन। जैसे ध्यान सुनना, एग्जाम्पल की बात करूं, मान लीजिए मैंने आपको नाम दिया लिथियम कार्बोनेट, तो ये फॉर्मूला बनेगा बेटा लिथियम कार्बोनेट का। मान लो मैंने आपको बोला सोडियम सल्फेट, तो ये फॉर्मूला बनेगा सोडियम सल्फेट का। मैंने आपको बोला कैल्शियम फॉस्फेट, तो ये फॉर्मूला बनेगा बेटा कैल्शियम फॉस्फेट का। मुझे एक बात बताओ, आयन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, है ना, आयंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, एक मोनो एटॉमिक आयन और एक पॉली एटॉमिक आयन। अब क्या आपको ये मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक आयन का मीनिंग समझ में आता है? इसका मतलब क्या होता है बताइए? पॉली एटॉमिक आयन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? पॉली एटॉमिक आयन के एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, बताओ क्या हो सकते हैं? ये कार्बोनेट, क्या कार्बोनेट पॉली एटॉमिक आयन है कि नहीं है? अरे ऐसा आयन जिसमें बहुत सारे एटम हो, उसको क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक। अगर मैंने सल्फेट लिखा तो क्या पॉली एटॉमिक है या नहीं है? अगर मैंने फॉस्फेट लिखा तो पॉली एटॉमिक है या नहीं है? अगर मैंने हाइड्रोक्साइड लिखा तो पॉली एटॉमिक है या नहीं है? अगर मैंने परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में से कुछ लिख दिया, क्या ये पॉली एटॉमिक है या नहीं है? इसमें भी दो दो एटम है, भले सेम है पर एटम एक से ज्यादा है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ सोडियम आयन लिख दूं, अगर मैं सिर्फ ऑक्साइड आयन लिख दूं, अगर मैं सिर्फ फ्लोराइड या सिर्फ क्लोराइड या सिर्फ ब्रोमाइड या सिर्फ आयोडाइड लिख दूं, ये सब कैसे आयन है? मोनो एटॉम। इनमें एक एक ही एटम आ रहे हैं, है ना। तो जितने भी पॉली एटॉमिक आयन वाले कंपाउंड होते हैं ना, वो हमेशा आयनिक होते हैं, हमेशा। मुझे बताओ, इसको देखो, क्या इसमें कोई पॉली एटॉमिक आयन है? कौन है? कार्बोनेट। इसमें पॉली एटॉमिक है नहीं है? है। इसमें पॉली एटॉमिक है नहीं है? मैंने लिखा आपके सामने बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, क्या इसमें पॉली एटॉमिक है या नहीं है? जितने भी कंपाउंड में पॉली एटॉमिक आयन आता है वो हमेशा आयनिक होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ये हम लोग यहां पर लिखेंगे, पॉली एटॉमिक आयन रखने वाला कंपाउंड कैसा आएगा? आयनिक। इनके कभी भी पॉली एटॉमिक आयन के साथ कोई कंपाउंड बन जाए, जैसे इनका कार्बोनेट आ जाए, इनका सल्फेट आ जाए, इनका फॉस्फेट आ जाए, इनका हाइड्रोक्साइड आ जाए, इनका परऑक्साइड आ जाए, सुपर ऑक्साइड आ जाए, वो सब क्या होंगे? आयनिक। क्योंकि यहां पर हमने कुछ ही आयनिक कंपाउंड लिखे, इसका मतलब ये नहीं कि इनके और आयनिक नहीं बन सकते। इनके पॉली एटॉमिक के साथ जो भी कंपाउंड बनेंगे वो सारे कंपाउंड कैसे होंगे? आयनिक होंगे। एक काम करें, पहले इसको लिखे, ये जो 1 और 2 वाला पॉइंट है, थर्ड वाले का स्टेटमेंट अलग से लिख लेंगे अपन। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। और ये कंपाउंड क्या बार बार यूज आने वाले हैं आपको पूरे सिलेबस में, आखिरी तक अपन बार बार इसको रिपीट मोड में सुनते रहेंगे। एस ब्लॉक में काम आएगा, पी ब्लॉक में काम आएगा। अभी अपन ने सिर्फ लिखा है कि ये कोवेलेंट होते हैं, जैसे इनके सीबीआई अपन ने बोला कोवेलेंट है, उसका रीजन अभी हम आगे जाके जब फजांस रूल पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, पोलराइजेशन नाम का टॉपिक,
तो उसमें उसका रीजन हमको समझ में आ जाएगा, रीजन वहां पर पढ़ना है हमको, लेकिन अभी कम से कम इसको लिख ले रहे हैं हम लोग कि ऐसा कुछ होता है। क्या बेटा, दूसरे के लिए लिख लो ना, ये तो लिखा हुआ पूरा। फर्स्ट और सेकंड नोट जो में जो पॉइंट है वो तो एज इट इज लिख लो। फर्स्ट वाला हमने पहले लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया उसको, बस समझ में आ ही जाएगा अपने को। दूसरा वाला एज इट इज पॉइंट लिख लीजिए। तीसरे वाले पे लिख लेंगे पॉली एटॉमिक आयंस रखने वाले कंपाउंड आयनिक होते हैं, है ना। कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉली एटॉमिक आयंस आर आयनिक इन नेचर। कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉली एटॉमिक आयंस आर आयनिक इन नेचर। कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉलीएटॉमिक आयंस आर आयनिक इन नेचर, है ना। जिन भी कंपाउंड में पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, आयनिक होता है। चलिए, है ना। अब ये सब लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, ये जो पॉइंट्स अभी हम लोगों ने डिस्कशन करे हैं आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर या आयनिक बॉन्ड के ऊपर, ठीक। इसके बाद हमें एक छोटा सा और यहाँ पर टॉपिक समझना, और वो क्या है बेटा, फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। हेडिंग डालेंगे फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन फेवरेबल होती है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले। और इसके अंदर फिर हम लोग एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी का, और फिर उस टॉपिक को हमको डिटेल में पढ़ना है, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्युबिलिटी वगैरह, ठीक है। आइए फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन पे डिस्कशन करते कि है क्या। एक बात समझना सबसे पहले, देखो आयनिक बॉन्ड की जब बात होती है ना बेटा, तो आयनिक बॉन्ड में आपको दो चीजें पढ़नी है, ठीक है। इस पूरे टॉपिक में आप दो चीजें पढ़ेंगे, मतलब अपने सिलेबस में दो चीजें पढ़ेंगे। यहां पर तो एक ही चीज पढ़ रहे होंगे कि आयनिक बॉन्ड कहां पर फास्ट बनता है और आयनिक बॉन्ड कहां पर स्ट्रॉन्ग बनता है। और ये दोनों बातें अलग अलग होती है। आयनिक बॉन्ड का जल्दी बनना और आयनिक बॉन्ड का मजबूत बनना, ये दो अलग अलग बातें, ठीक है ना। इतना समझ में आना चाहिए। बॉन्ड कहीं पे जल्दी बन रहा है, जरूरी थोड़ी मजबूत भी बने। बॉन्ड का जल्दी बनना और बॉन्ड का मजबूत होना अलग अलग बात होती है, ठीक है। तो यहां पर हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, फेवरेबल कंडीशन, आयनिक बॉन्ड बन जाए, बस बन जाए, मजबूत बने, ढीला बने, पीला बने, नीला बने, हरा बने, कैसा भी बने, बन जाए बस, ठीक है। तो यहां पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, फास्ट फॉर्मेशन। स्ट्रॉन्ग की जो बात आएगी वो किसमें आएगी, लैटिस एनर्जी में, ठीक है। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं कि यहां पर जो हमें हमारे दिमाग में मतलब जो कहानी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम किस रिस्पेक्ट में सोच रहे हैं, जल्दी बॉन्ड बनाने के रिस्पेक्ट में। अच्छा मुझे बताओ, आयनिक बॉन्ड बनाएगा कौन, एक मेटल होना चाहिए और एक नॉन मेटल होना। मान लो मेटल को मैंने एम लिख दिया और नॉन मेटल को मैंने एक्स लिख दिया, है ना। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है बुक का, तो अपन इसी को फॉलो कर रहे हैं। ये हो गया मेटल, ये हो गया नॉन मेटल। अच्छा, आयनिक बॉन्ड के लिए मेटल को क्या बनाना पड़ेगा, कैटायन। अरे आयनिक बॉन्ड मेटल थोड़ी बनाएगा, आयन बनाएगा ना। तो मेटल को पहले किस में बनना पड़ेगा, कैटायन में चेंज होना पड़ेगा, और नॉन मेटल को किस में चेंज होना पड़ेगा, एनायन में। जितनी जल्दी मेटल कैटायन बना ले उतनी जल्दी मेटल तैयार है, बोले आओ बॉन्ड बनाएंगे। और जितनी जल्दी नॉन मेटल एनायन बना ले उतनी जल्दी नॉन मेटल तैयार है, बोले आओ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आयनिक बॉन्ड तो इनके बीच में बनेगा, लेकिन आयनिक बॉन्ड जल्दी कब बनेगा, जब जल्दी से ये इलेक्ट्रॉन लूज करे और जल्दी से ये इलेक्ट्रॉन गेन करे। वरना मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करके बैठा है, बोले आइए बॉन्ड बनाते हैं, नॉन मेटल बोल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करना है मेरे को, तो बॉन्ड थोड़ी बनेगा। बॉन्ड तो तब बनेगा ना जब दोनों में एक पे प्लस आएगा और एक पे माइनस। तो अपने को किस रिस्पेक्ट में सोचना है, अपने को यह सोचना है कि क्या ऐसी शर्तें हो सकती है, क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है
जिसमें मेटल जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और क्या ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नॉन मेटल जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले? एक बात बताओ मुझे, क्या इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो प्रोसेस होता है वो आई होता है कि नहीं होता? बेटा होता है। और इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो प्रोसेस होता है वो ईए होता है कि नहीं होता? होता है। अब याद करिएगा, ये सब अब जो बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल की बातें हैं। मान लो एक मेटल ए है और एक मेटल बी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसमें से निकालना आसान होगा? काहे? इलेक्ट्रॉन दूर है ना, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो बेटा अगर आपको मेटल को M से M+ जल्दी बनाना है तो उसके लिए मेटल का साइज क्या होना चाहिए? ज्यादा। और आई क्या होनी चाहिए? कम। आई क्या होनी चाहिए? कम। साइज एंड आई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई कम होने का, आई क्या होता है? वो एनर्जी जिसको देने पर इलेक्ट्रॉन निकल जाए। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोलेगा मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए तब इलेक्ट्रॉन दूंगा, और इसने बोला थोड़ी सी एनर्जी दे दे निकाल दूंगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो जल्दी थोड़ी, जिसको 20 रुपए में एनर्जी निकाल रहा है और कोई 200 रुपए में एनर्जी निकाल रहा है, 20 रुपए वाला जल्दी एनर्जी दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी आई कम होगी वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा। तो मुझे बताओ, पहली कंडीशन अपन ने ये समझी है ना, फॉर, या ऐसा लिख दे, कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी की बात कर लेते हैं। कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी, कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा कब होगी? जब या तो आईई कम हो और या फिर साइज ज्यादा हो। अगर किसी मेटल का साइज बड़ा है, आई कम है, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा कैटायन फॉर्मेशन उतनी जल्दी करेगा। अब आते हैं दूसरी क्या बात है, एनायन जल्दी बनाना है। तो एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी पे वार्तालाप कर लेते हैं। भैया एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी कब ज्यादा होगा? अच्छा बताओ, एनायन बनाना है मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने का प्रोसेस क्या होता है? ईए। अच्छा, ईए का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। डेफिनेटली तो बुक की अपने, अपना जो फुल फॉर्म है वो क्या? इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। अब मान लो एक का इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम है और एक का इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा। तो जिसका अट्रैक्शन ज्यादा है वही तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करेगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा। तो जिसका ईए ज्यादा होगा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और बेटा अगर ये ज्यादा तो साइज कम, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। भाई जिसका साइज कम होगा उसके न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, उसी को तो गेन करेगा। तो बेटा अगर जिसका साइज छोटा है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़ा नजदीक होगा न्यूक्लियस के, और किसी एनायन का साइज बड़ा है तो उसका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस से काफी दूर होगा। तो इसको गेन करना मुश्किल होगा, जबकि छोटे वाले के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या होगा? आसान, क्योंकि न्यूक्लियस उसके ज्यादा नजदीक है या इलेक्ट्रॉन उसके ज्यादा नजदीक है। ठीक है, तो आइए यहां पर हम लोगों ने बात करी आईईए साइज के ऊपर बात करी। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा मेटल जनरली आई की जब बात होती है तो क्या हम लोग आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात करते कि नहीं करते? करते। ईए की जब बात होती है तो क्या हम आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात करते कि नहीं करते? करते। बेटा मेटल है, मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करके मान लो M+ बनाना है तो उसके लिए आईई क्या होना चाहिए? कम। अगर ऐसा होगा तो जल्दी से कैटायन बन जाएगा। और मान लो एक नॉन मेटल है X और इसको जल्दी से एनायन बनाना X-, तो उसके लिए ईए क्या होना चाहिए? ज्यादा। और अगर ये दोनों बातें शर्तें पूरी हो जाएं तो इसका मतलब है क्या कैटायन एनायन जल्दी बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे। ये जो अपन ने दो बातें करी उसको अपन ने यहां लिखा, लेकिन अब आगे की प्रोसेस समझते, जो हमको अगला टॉपिक पढ़ना वो भी यहीं पे समझते हैं। मुझे बताओ, कैटायन बन गया, एनायन बन गया, तो कैटायन एनायन आमने सामने तो आ गए, क्या अलग अलग रहेंगे कि अट्रैक्शन करेंगे? अट्रैक्शन। अरे प्लस माइनस में अट्रैक्शन होना चाहिए, नहीं हो तो दिक्कत है। ठीक है, जीवन में जब जब कैटायन आएगा एनायन आएगा, इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन। जब जब अट्रैक्शन होगा एनर्जी। तो अब इन दोनों के अट्रैक्शन से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, जिसको मैं माइनस से इंडिकेट कर रहा हूं। माइनस साइन क्या बता रहा है? कि एनर्जी रिलीज हो रही, एक्सो प्रोसेस है। और ये जो एनर्जी रिलीज होगी इसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? लैटिस एनर्जी। अभी सुनिएगा, अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड, ध्यान सुनिएगा, द अमाउंट, यहां से लेके यहां तक की प्रोसेस समझिएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, यहां से यहां जा रहे हो तो अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, अगर यहां से यहां हो गए तो अट्रैक्शन होगा कि तोड़ना है? अट्रैक्शन को तोड़ना है, तो तोड़ना होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी।
जैसे याद करो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वैसे इसमें भी दो तरह से लैटिस एनर्जी डिफाइन होगी। इधर से इधर जाना भी लैटिस एनर्जी है, इधर से इधर आना भी लैटिस एनर्जी। अपन अभी इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। जब भी कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन, इसको क्या बोलेंगे, कंस्टिट्यूएंट गैस, कंस्टिट्यूएंट मतलब कंस्टिट्यूएंट कैटायन, कंस्टिट्यूएंट एनायन। जब कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन में अट्रैक्शन होकर 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनता है, तो इस प्रोसेस में रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या बोला जाता है बेटा, लैटिस एनर्जी। अच्छा मुझे बताओ यहां पर क्या लिखा है, गैसियस, यहां पर क्या लिखा है, मतलब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। क्यों हो रहा है भैया, गैस में पार्टिकल दूर दूर थे, पर प्लस और माइनस में तो अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन हुआ तो पार्टिकल पास आएंगे कि दूर जाएंगे, पास आएंगे। और बेटा आयन का अट्रैक्शन ये कंप्लीट चार्ज है कि पार्शियल चार्ज है, कंप्लीट चार्ज है। पार्शियल चार्ज होता तो अट्रैक्शन तो होता लेकिन कम होता, कंप्लीट चार्ज है तो अट्रैक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा। तो बेटा यहां पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से एक तो आयनिक बॉन्ड होने की वजह से अट्रैक्शन हुआ और चार्ज भी कंप्लीट है, उसकी वजह से अट्रैक्शन और ज्यादा होगा। तो बेटा जब गैस वाले पार्टिकल पास आते हैं तो लिक्विड, और लिक्विड वाले और पास आते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, सॉलिड। तो ये गैस से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। तो ध्यान सुनिएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन। इस डेफिनेशन को अपन क्या बोलेंगे बेटा, लैटिस एनर्जी। पहले काम करें, ये जितना लिखा हुआ है इसको नोट डाउन करिए, इस पर अभी अपन पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर अलग से टॉपिक पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी का। चलिए क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। द फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी, द फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी, द फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी, पहला ऑप्शन लिखेंगे लो IE एंड लो EA, पहला ऑप्शन लिखेंगे लो IE एंड लो EA। दूसरा ऑप्शन लिखेंगे हाई IE एंड हाई EA, हाई IE एंड हाई EA, है ना। पहला ऑप्शन लो IE लो EA, दूसरा ऑप्शन हाई IE हाई EA, तीसरा ऑप्शन लिखे हाई IE एंड लो EA, हाई IE एंड लो EA, और चौथा ऑप्शन लिखेंगे बेटा लो IE एंड हाई EA। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ठीक है ना। लो IE हाई EA, तो इसी को अब देखो, यही क्वेश्चन जो है ना, इसको अभी हमने किसके रिस्पेक्ट में समझा, आई और EA के इस रिस्पेक्ट में ऑप्शन दिया गया। यही ऑप्शन आपको साइज के रिस्पेक्ट में दिया जा सकता था। क्या बोलेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, ऑप्शन नहीं लिखना, सुन लीजिए बस। फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बोलेगा स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल साइज ऑफ एनायन, लार्ज साइज ऑफ कैटायन, लार्ज साइज ऑफ एनायन, लार्ज साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल साइज ऑफ एनायन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, लार्ज साइज ऑफ एनायन। तो अपने को समझ में आना चाहिए फेवरेबल कंडीशन क्या है बेटा, लार्ज साइज ऑफ कैटायन एंड स्मॉल साइज ऑफ एनायन। इस तरह की बात पूछी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, लैटिस एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं यू से। इसके डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग। देखो लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन मैंने अभी आपको समझाई दी थी कि क्या होती है, एक बार इधर देख लें, फिर से बता देता हूं।
बेटा जब आप कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन से 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, इस प्रोसेस में रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या बोला जाएगा बेटा? लैटिस एनर्जी। और मान लो ये अब अपन इधर जा रहे हैं तो रिलीज हो रही है, अब इधर से इधर आना है, तो ये लैटिस बना हुआ है, इस लैटिस को क्या करना है? तोड़ना है, तोड़ के अलग करना है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन। दो डेफिनेशन होती, दोनों लिखेंगे एक एक करके। पहली डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा। The amount of energy released, the amount of energy released when, the amount of energy released when 1 mole, the amount of energy released when 1 mole solid ionic compound, the amount of energy released when 1 mole solid ionic compound is formed from its constituent gaseous ions, is formed from its constituent gaseous ions. और करके दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे। The amount of energy required, the amount of energy required to convert, the amount of energy required to convert 1 mole solid ionic compound, the amount of energy required to convert 1 mole solid ionic compound into its constituent gaseous ions, into its constituent gaseous ion, into its constituent gaseous ion. ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अभी हम लोगों ने दो डेफिनेशंस लिखी, अब उन डेफिनेशंस के बाद हम लोग किसके ऊपर बात करने वाले हैं बेटा? लैटिस एनर्जी के फैक्टर्स पे। ठीक है, फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले जो फैक्टर्स आ रहे हैं उसके बारे में हम कंडीशन समझ लेते हैं। ध्यान सुना बेटा, फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया आप लोगों ने। ठीक है, मुझे बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते कि नहीं पढ़ते बेटा? पढ़ते हैं। फोर्स के लिए और एनर्जी के लिए दो फॉर्मूले आप पढ़ते हैं चार्ज के लिए। क्या कूलम्स लॉ या जो भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हो, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप दो चार्ज बॉडीज के बारे में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो बेटा? पढ़ते हो। अच्छा, जब आयनिक बॉन्ड की बात हो रही है तो आयनिक बॉन्ड में भी तो चार्ज है कि नहीं है? कैटायन पे भी चार्ज है, एनायन पे भी चार्ज है। मतलब आयनिक बॉन्ड में जो भी चल रहा है ना, वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलता जुलता चलेगा। जब भी आपको कभी भी परेशानी आए फोर्स में, एनर्जी में, आयनिक बॉन्ड की कहानी है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिमाग में आ जाना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आप दो चार्ज ऑब्जेक्ट की बात करते हो और आयनिक बॉन्ड में भी आप दो चार्ज बॉडीज की बात कर रहे हो। अब मुझे बताओ, दो चार्ज बॉडीज के बीच में फोर्स का फॉर्मूला क्या आपने Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा हुआ है। ये हटा दोगे, K आ जाएगा 1/4πε0 9 × 10⁹ कूलम मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर वो सब कर देंगे अपन। ठीक है ना? अब ये तो अपन ने कर दिया। अच्छा बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 × Q2 अपॉन R, बस इतना सा फॉर्मूला होता है। ये क्या है? एनर्जी। अभी वहां क्या लिखा है? हेडिंग पढ़ो, एनर्जी। वो भी एनर्जी, और ये भी दो चार्ज के बीच की एनर्जी, और वो भी तो दो चार्ज के बीच की एनर्जी की आप बात कर रहे हो बेटा। दो चार्ज के बीच की जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो हमेशा यही होने वाला है, चाहे फिजिक्स पढ़ो चाहे केमिस्ट्री पढ़ो। चार्ज इज चार्ज, एनर्जी से एनर्जी। ठीक है, बताओ एनर्जी, हाँ कानून थोड़ी बदल जाएंगे। तो मुझे बताइए, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है? चार्ज, और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यही अपन ने यहां लिखा है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब कभी भी आपको लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन है, ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, ये लैटिस एनर्जी में भी लगेगा, और अगले वाले कल के लेक्चर में हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ोगे तब भी यही आएगा। लैटिस एनर्जी भी दो चार्ज के बीच की एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी भी जो पढ़ोगे वो भी एनर्जी है दो चार्ज की। और दो चार्ज के बीच का एनर्जी का फॉर्मूला नहीं बदलेगा, फैक्टर वही रहेगा। दो चार्ज के बीच में एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है तो एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस या साइज। तो देखो यहां पर उसी को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया कि बेटा दो चार्ज हो, कैटायन होगा, कैटायन का चार्ज होगा, एनायन का चार्ज होगा। चार्ज का क्या लेना? मॉड लेना। ये बात ध्यान रखना,
फिजिक्स में भी आप मैग्नीट्यूड पे चलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, या फिर दो केटायन एनायन का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पहले काम करें, ये दोनों फैक्टर्स लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन इस पे। देखो, दोनों फैक्टर्स लिखने के बाद एक बात समझ लिया, पहला हमने कौन सा फैक्टर लिखा है, चार्ज या रेडियस बेटा, चार्ज। तो कहीं भी ऐसा हो तो अपने को हमेशा प्रायोरिटी कौन से फैक्टर को देनी है बेटा, चार्ज फैक्टर को, है ना, ये बात ध्यान रखना। चाहे तो इसको अलग से स्टेटमेंट बना के लिख भी लेना आजू बाजू कहीं पर भी, कि चार्ज फैक्टर डोमिनेट्स ओवर साइज फैक्टर, चार्ज फैक्टर डोमिनेट्स ओवर साइज फैक्टर। तो प्रायोरिटी हमेशा चार्ज को देना है, मतलब पहले आप चार्ज देखेंगे, चार्ज अगर सेम हो जाए तो फिर साइज वाइज पे जाना है, वरना चार्ज से ही सॉल्व हो जाएगा। चार्ज फैक्टर डोमिनेट्स ओवर साइज फैक्टर। आइए अब इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम में आपको क्या करेगा, एग्जाम में ऐसे 3 या 4 कंपाउंड दे देगा, पूछ लेगा किसका लैटिस एनर्जी मैक्सिमम है, किसका लैटिस एनर्जी मिनिमम है, या फिर उनका लैटिस एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, आयनिक कंपाउंड में जो भी सॉल्व करना है किससे सॉल्व करना है बेटा, नाम से, नाम पहचानने जरूरी है। बताओ इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम सोडियम सल्फाइड, इसका नाम सोडियम फॉस्फाइड। अब इनके आयंस तो आपको पता चल गए नाम से कि सोडियम और क्लोराइड आयन है, सोडियम और सल्फाइड आयन है, सोडियम और फॉस्फाइड। अब उनके चार्ज पता होने चाहिए, क्योंकि अगर अपन चार्ज तोड़ ही नहीं पाएंगे तो, क्योंकि पूरे आयनिक कंपाउंड में बार बार चार्ज की बात आएगी, Q1 Q2, चार्ज अपने को पता ही नहीं होगा किस पे +1 है, किस पे +2 है, किस पे +3 है, तो फिर अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सब चीजें 9th में सीखी होती, सिंपल है। देखिए यार, एक बात बताओ मुझे, सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1 +1 +1। क्लोराइड पे, सल्फाइड, कैसे पता चलेगा, ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, ओल्ड स्टाइल से 2, एक ऑक्सीजन पे कितना आता है, -2, तो सल्फर पे भी कितना आएगा, -2। ये कौन सा ग्रुप है, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन पे आता है -3, एनायन जब बनाता है तो नाइट्रोजन का नाइट्राइड आयन होता है -3, तो फास्फोरस का फॉस्फाइड आयन क्या होगा, -3। अब आपको चार्ज का प्रोडक्ट निकालना है, Q1 × Q2 करना है, तो मुझे बताइए इसका चार्ज क्या रहा है, 1 × 1, मैग्नीट्यूड लेना है, साइन मत लेना, है ना, वरना पता चला -6 को छोटा मान लो और -3 को बड़ा मान लो, जबकि 6 को बड़ा मानना था और 3 को छोटा मानना था, इसीलिए मैग्नीट्यूड लेंगे। 1 × 1, 1 × 2, 1 × 3। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है, और चार्ज बढ़ेगा तो बताओ एनर्जी और चार्ज, E और Q का रिलेशन डायरेक्ट या इनवर्स, डायरेक्ट। इसका मतलब है अगर चार्ज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी, और जो ऑर्डर आप लैटिस का बना रहे हो ना, यही ऑर्डर हाइड्रेशन एनर्जी का बनेगा। इसका बनेगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी एनर्जी रहेगी और उसके भी फैक्टर यही निकलेंगे। जो मैं क्वेश्चन आपको लैटिस में करा रहा हूं, हाइड्रेशन में मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं बस आपको वहां बोलूंगा जो आपने लैटिस में पढ़ा था उसी का एज इट इज जेरोक्स होगा यहाँ पर, क्योंकि वहां क्वेश्चन नहीं करेंगे, फैक्टर लिखाऊंगा लेकिन क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये जो क्वेश्चन अपन लैटिस का कर रहे हैं ना, यही क्वेश्चन आगे हाइड्रेशन एनर्जी के भी बनेंगे आपके, ठीक है। आइए इधर बात करते हैं, मुझे बताइए इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या बेटा, सोडियम फ्लोराइड। इसका अब आयन सोचो, सोडियम और फ्लोराइड, सोडियम पे +1, फ्लोराइड पे माइनस, मैग्नीशियम पे +2, फ्लोराइड पे, एल्यूमिनियम पे +3, फ्लोराइड पे। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, इसका चार्ज क्या, 1 × 1, इसका क्या है 2 × 1, इसका क्या है 3 × 1। क्या एनर्जी और चार्ज डायरेक्टली या इनवर्सली, डायरेक्टली। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी, मतलब लैटिस एनर्जी का ऑर्डर कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख लो, एक बार सारे क्वेश्चन देख लो, एक साथ लिख लेना। अगला क्वेश्चन आपको दिया, मान लो आपको दिया NaF, आपको दिया NaCl, आपको दिया NaBr और आपको दिया NaI, और बोला ऑर्डर बनाइए इसका। मुझे बताइए इनके नाम बताओ, क्या इसका नाम बेटा, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। अब आयन सोच लो मन में, क्या इसके ऊपर +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा। अगर इन पे ये +1 -1 आ रहा है तो बताओ चार्ज सेम है या अलग अलग है, सेम है,
1 इंटू वन, 1 इंटू वन, 1 इंटू वन, 1 इंटू वन, चार्ज सेम हो गया, मुझे एनर्जी निकालना है। पहले क्या देखता हूँ? चार्ज, पर चार्ज सेम हो गया, अब क्या देखूंगा? साइज। मुझे बताओ लेफ्ट टू राइट जाने पर कैटायन तो कॉमन है, सोडियम 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 सोडियम, उसको तो देख के भी कुछ समझ नहीं आएगा, सब बराबर ही दिखेगा। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्राइड, क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज या रेडियस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। और एनर्जी और रेडियस डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली। अगर साइज बढ़ रहा है तो एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब यहां पर सबसे ज्यादा कौन आएगा? NaF, फिर उससे कम NaCl, फिर उससे कम NaBr, और सबसे कम हो जाएगा NaI। एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया जाता LiF, NaF, KF, RBF और बोला जाता है इनका लैटिस एनर्जी निकालिए। तो बेटा लैटिस एनर्जी के लिए मुझे बताइए, पहले तो इनके नाम याद करो, इसका नाम क्या होगा? लिथियम फ्लोराइड, अगले का पोटेशियम फ्लोराइड, और अगले का रुबिडियम फ्लोराइड। अब आयंस में तोड़ दो, क्या इस पे +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 आ रहा है। चार्ज सबका क्या हो गया? सेम। चार्ज सेम हो गया तो फिर क्या देखेंगे? साइज। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये डाउन द ग्रुप के मेंबर है, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब है सबसे ज्यादा LiF और सबसे कम कौन हो जाएगा बेटा? RBF। नोट करिए इन्हें, आगे बढ़ते हैं। तो पहले अपने को हमेशा चार्ज को देखना है, बट बाय चांस चार्ज सेम हो जाए तो फिर साइज से सॉल्व करना है। बंद है आज टीवी, क्या होता है? ये चल रहा है इसलिए है? वैसे करने घर पहुंचा दो, हाँ वापस, सही बात है। टीवी घर पहुंचा दी जाए गाड़ी में। जब फेस खत्म करेंगे तो फिर उस समय निकाल लेना, टीवी को पहुंचा देना गाड़ियों में। इसको बेच के पार्टी करेंगे अपन, है ना? लिख लिया सबने? चले अब आगे बढ़ते हैं। ये जो 4 एग्जाम्पल्स अभी हम लोगों ने देखे, इसके बाद एक और एग्जाम्पल पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपको बोला गया कि एक लास्ट केस इसमें देखते हैं, जो कि सबसे टिपिकल टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। सपोज आपको बोलता है Na2O और सपोज आपको बोलता है बेटा MgF2, ठीक है? और इन दोनों में आपको बोलता है कि आपको क्या कंपेयर करना है बेटा? लैटिस एनर्जी। अब मुझे एक बात बताओ, पहले वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड, और दूसरे का नाम क्या होगा? मैग्नीशियम फ्लोराइड। इसमें कौन कौन सा आयन है? एक तो सोडियम आयन है और एक ऑक्साइड आयन है। इसको मैंने तोड़ दिया इस तरह से। इसमें कौन कौन सा आयन है बताइए? मैग्नीशियम आयन है और फ्लोराइड आयन है। यहाँ पर ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको नाम होना चाहिए मैग्नीशियम फ्लोराइड से। बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये फॉर्मूला वैसे ही बन जाएगा, ठीक है ना? अच्छा मुझे बताओ, इसके अंदर अगर मैं चार्ज की बात करूं तो क्या इसका चार्ज 1 इंटू 2 और इसका 2 इंटू 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चार्ज तो सेम हो गया, चार्ज में कोई डिफरेंस है नहीं। अब चार्ज सेम हो गया तो फिर क्या देखोगे? साइज।
पर इधर तो केटायन भी अलग अलग है और एनायन भी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कोई एक चीज कॉमन हुआ करती थी कि भाई चार्ज तो सेम था, लेकिन सोडियम 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 कॉमन था, तो अपन ने बस फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड को देखा, ऑर्डर बना दिया। यहाँ पर फ्लोराइड कॉमन था, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम को देखा और ऑर्डर बना दिया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो केटायन भी अलग है और एनायन भी अलग है, तो अपने को दोनों को चेक करना है, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे बताओ केटायन को केटायन से कंपेयर करें, इधर का केटायन कौन है, Mg2+ और Na+, और इनके एनायंस की अगर मैं बात करूं तो इधर का एनायन कौन है बेटा, O2- और यहाँ का एनायन कौन है बेटा, F-। और अपने को साइज देखना है क्योंकि चार्ज तो सेम हो चुका है, साइज देखना। मुझे बताओ सोडियम प्लस और Mg2+, याद करो रेडियस का जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको बोला था आई ये नियन जो भी होता है, सब में 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये वो इधर उधर फलाना ढिमाका जो भी था, ठीक है ना। अब मुझे बताओ Na+ और Mg2+ ये कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और उसके बाद वाले O-2 और F- भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कौन सा कॉन्सेप्ट काम आता है, एक ही हथियार था, Z effective डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। तो दोनों में से किसका Z इफेक्टिव ज्यादा, इसका, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका Z इफेक्टिव ज्यादा, Z इफेक्टिव ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, और अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम। और इसमें जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज ज्यादा, क्योंकि जिसका नेगेटिव चार्ज कम उसका Z इफेक्टिव ज्यादा, और Z इफेक्टिव ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, और अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें Na2O में कैटायन और एनायन दोनों ही बड़े हैं, और MgF2 में कैटायन और एनायन दोनों ही छोटे, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम ही निकल के आ रहा है कि इसका रेडियस ज्यादा है और इसका रेडियस कम है। और इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी और रेडियस डायरेक्टली होते हैं या इनवर्सली होते हैं, इनवर्सली। तो जिसका साइज ज्यादा आ रहा है उसका लैटिस एनर्जी कम आएगा, और जिसका साइज कम आ रहा है उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा आएगा, बिकॉज एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी एंड साइज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नोट डाउन कर ले। चलो बेटा ना, अब ये क्वेश्चन हो जाने के बाद अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लैटिस एनर्जी के बाद। टॉपिक आपके सामने लिखा बॉर्न हेबर साइकिल। ये बॉर्न हेबर साइकिल जो है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा एक आउटव्यू समझ लेते हैं। ये टॉपिक जो बॉर्न हेबर साइकिल है ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो अपने को पढ़ना जरूरी है, लेकिन एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते नहीं है, पहली बात, ठीक है ना। आप पिछले 10 12 15 साल के अगर पेपर दोगे तो मुश्किल से एक आध बार इसका क्वेश्चन मिलेगा 10 12 सालों में, मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो अपने को पढ़ना जरूरी है और समझना भी अच्छे से, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता, आ सकता है, ठीक है। आइए बॉर्न हेबर साइकिल की बात करें। आप देखो सबसे पहले बॉर्न हेबर साइकिल का मतलब क्या है उसको समझते हैं बेटा। जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनता है, जैसे मान लो मैं NaCl की बात कर रहा हूं कि NaCl बनाया अपन ने, तो NaCl डायरेक्टली तो बना नहीं होगा। NaCl के बनने के पीछे अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में जाते हैं तो इक्वेशन आप क्या लिखते हैं कि Na और Cl2 और हाफ Cl2 मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, ऐसे आप इक्वेशन लिखते हैं। या ये रिएक्टेंट्स होते हैं और वो प्रोडक्ट होता है। सोडियम कौन से स्टेट में मिलता है, सॉलिड। क्लोरीन कौन से स्टेट में मिलता है, गैस। यहां से इसको क्या बनाते हैं, सॉलिड। कितना बनाते हैं, 1 मोल। या इसका पूरा एक्चुअल इक्वेशन है रिप्रेजेंटेशन के साथ, है ना, थर्मोकेमिकल इक्वेशन की अगर अपन बात करें। तो अब देखो ये जो इक्वेशन आपने लिखी, ये इक्वेशन आपने एक सिंगल स्टेप में लिखी। थर्मोडायनेमिक्स में आप हेस लॉ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हेस लॉ। हेस लॉ क्या बोलता है कि अगर एक रिएक्शन को आपने सिंगल स्टेप में कराया और इसी रिएक्शन को आप हजारों स्टेप में मिला के करा दो, टुकड़ों में, पहले ये कुछ कराओ फिर वो कुछ कराओ फिर ऐसा कराओ फिर वैसा कराओ, पर ये दोनों से शुरुआत करो और इस पे जाके खत्म करो, बीच में आप कितनी भी स्टेप कर लो, एक स्टेप में जो एनर्जी का चेंज होगा और हजारों स्टेप में जो एनर्जी का चेंज होगा बराबर होगा, कुल मिला के ये कहता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि कार्बन का रिएक्शन अगर मैंने ऑक्सीजन से करा दिया तो क्या बना लिया बेटा, CO2, ये मैंने एक स्टेप में कर दिया।
इस एक स्टेप में जो भी एनर्जी का चेंज हुआ उसको मैंने क्या नाम दे दिया, E1। और इसी इक्वेशन को मैं 2 स्टेप में करा दूं, अगर कि कार्बन के साथ पहले आधे ऑक्सीजन की रिएक्शन करा के CO बना दूं और फिर CO पे फिर से आधे ऑक्सीजन की रिएक्शन करा के CO2 बना दूं, तो अभी देखो मेरे रिएक्टेंट तो कार्बन और ऑक्सीजन ही हुए और फाइनल प्रोडक्ट कौन बना बेटा, CO2। यहां पर मैंने यही रिएक्शन एक स्टेप में कराई और यही रिएक्शन 2 स्टेप में कराई। जब आप कैंसिल करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और C+O2 गिव CO2 आ जाएगा। तो इसमें मान लो एनर्जी कितनी लगी, E2, इसमें कितनी एनर्जी लगी, E3। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं ना, E2 प्लस E3, तो वो इक्वल टू E1 ही आएगा। मतलब एक स्टेप में रिएक्शन करवा लो जो एनर्जी चेंज हुआ, या उसको हजारों स्टेप में करा लो जो टोटल एनर्जी चेंज हुआ, ये एनर्जी चेंज बराबर होगा क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, सेम। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, हेस लॉ। ठीक है, तो आइए अब हेस लॉ के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर कुछ बातों को समझेंगे और वो बातें क्या होंगी ध्यान से देखना। हमें ये जो पढ़ना है बॉर्न हेबर साइकिल, वो किसके लिए पढ़ना है, एमएक्स टाइप कंपाउंड। पहले तो एक बात समझ लें, एमएक्स टाइप का कंपाउंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने NaCl के लिए समझा रखा है। किसके लिए, NaCl। तो NaCl में बताओ सोडियम पे +1 चार्ज होता है कि नहीं होता, होता है, और Cl पे -1 चार्ज होता है कि नहीं होता, होता है। तो ये जो हम रिएक्शन लिख रहे हैं, ये जो हम साइकिल लिखेंगे, एक फ्लो चार्ट बनेगा बेसिकली। उस फ्लो चार्ट को साइकिल, जैसे आप बायो में कार्बन साइकिल पढ़ते हैं, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, फ्लो चार्ट बनता है ना, वैसा अपन यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, बॉर्न हेबर साइकिल। आइए इसको समझते हैं। मुझे बताओ, अगर NaCl को दिमाग में रखते हुए चलें तो बेटा NaCl में सोडियम जो है वो मेटल है और Cl जो है वो नॉन मेटल है। पर सोडियम नेचर में अकेला मिलता है, Na के फॉर्म में मिलता है। सोडियम Na2, Na3, Na4 नहीं मिलता, जबकि क्लोरीन नेचर में Cl2 के फॉर्म में मिलता है। और मेटल जो होता है वो कौन सी स्टेट में मिलता है, सॉलिड। क्लोरीन मिलता है गैसियस स्टेट में। कौन से स्टेट में, गैसियस। ठीक है, तो अपन NaCl को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। मेटल आपका जनरली सॉलिड होगा, नॉन मेटल जनरली आपका गैसियस होगा। अब आपको मेटल को किस में बदलना है, M+ में। तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकालने का जो प्रोसेस होगा उसको क्या बोलते, IE। लेकिन आई का प्रोसेस सॉलिड स्टेट में होता है कि गैसियस में होता है, गैस। तो पहले आपको इसको सॉलिड से किस में बदलना पड़ेगा, गैसियस में। और मेटल को सॉलिड से गैस में बदला तो हम लोग ऑलरेडी आई में पढ़ चुके हैं कि इसमें लगने वाली एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। प्लस लिखने का मतलब एनर्जी देनी पड़ी है, एंडो है, इसमें एंडो एक्सो का रोल आएगा। तो ध्यान रखना, प्लस अगर मैं लिख रहा हूं तो वो क्या है, एंडो, और माइनस लिख रहा हूं तो एक्सो। ऐसा क्यों है भैया, सॉलिड में पार्टिकल कैसे होते हैं, क्लोजली होते हैं, और आप गैस बना रहे हो मतलब पार्टिकल को दूर दूर करना है। दूर दूर करना है तो अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, और अट्रैक्शन को तोड़ना है तो एनर्जी तो या दम तो लगाना पड़ेगा, और इसीलिए ये प्रोसेस कैसा हो गया, एंडो। अब देखो, मेटल को आपने गैस बना लिया, अब हमें मेटल में से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी को ही तो हम बोलते हैं आई। तो प्लस लिखा मतलब ये भी एंडो है, और आई लिख दिया क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आई 1 दोगे। मान लो यहाँ M+2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होते, 2 निकालने होते तो पहला भी निकालना होता और दूसरा भी निकालना होता, तो आपको I1 प्लस I2 देना होता। खैर, अभी मुझे बताओ, क्या मेटल ने केटायन बना के तैयार हो गया बेटा, हाँ। अभी एनायन को तैयार करे तब तो बॉन्ड बनाएंगे आगे जाके। तो केटायन तैयार बेटा, बोले आप एनायन को बुलाओ। अब एनायन की बारी आती है, एनायन को तैयार करे बॉन्ड के लिए। अब जो Cl है ना, Cl नेचर में कौन से फॉर्म में मिलता है, Cl2 गैसियस, और इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, X- में। X- में कन्वर्ट करना मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन कराना है। इलेक्ट्रॉन गेन कराने का प्रोसेस होता है EA। अरे इलेक्ट्रॉन गेन का प्रोसेस क्या होता है, EA, या फिर डेल्टा HEG, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। पर वो भी, ये जैसे ये सॉलिड में नहीं होता था, गैसियस में होता था, ये भी तो गैसियस में ही होता है। EA भी गैसियस, आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए डिफाइन होता है। ये गैसियस तो है लेकिन आइसोलेटेड नहीं है, अभी तो 2 एटम जुड़े हुए हैं। तो 2 एटम है तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेट करने का मतलब है एटम को अलग करना है। और ध्यान सुनना, नेचर में Cl2 कैसे मिलता है बेटा, Cl में मिलता है, और मुझे इसको तोड़ के Cl को अलग करना है, तो बताओ मुझे बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं, और वो एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। मतलब वो प्रोसेस भी एंडो होगा, मतलब यहां पर आएगा प्लस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन एक बात बताओ, मान लो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, 1000। तो ये 1000 एनर्जी कहां जाएगी, 1000 एनर्जी कहीं जाएगी नहीं एक्चुअल में। इस 1000 में से 500 इसको मिलेगा और 500 इसको मिलेगा।
दोनों हिसाब से बांट लेंगे, बोले इतना तू रख ले, इतना तू रख ले, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। क्योंकि शुरू में जब इन्होंने, याद करो केमिकल बॉन्डिंग के पहले लेक्चर में जब बॉन्ड बनाया था, तो जब जब अट्रैक्शन हुआ था तो एनर्जी रिलीज हुई थी। वो एनर्जी इन्होंने 500 रिलीज करी थी उस समय पे, मान के चल रहे है ना कि 500 रिलीज कर दी, बोले 500 एनर्जी निकल गई, बॉन्ड बना लिया अपन ने, अब उतनी एनर्जी वापस दे दो, फिर से तैयार बॉन्ड बनाने के लिए, वो अपने रास्ते। तो मुझे बताओ ये जो एनर्जी दी है आपने, इसमें से एक एटम को कितनी एनर्जी मिलेगी? पूरी आधी? तो ये मत सोचना कि अपन ने 500 एनर्जी दी, एनर्जी पूरी 1000 दी, अपन तो एक एटम के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं कि एक एटम को उस पूरी एनर्जी में से कितना मिलेगा? आधा हिस्सा मिलने वाला है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये जो नॉन मेटल है, आइसोलेटेड हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। और आइसोलेटेड हो गया, अब इसको क्या बनाना है? एनायन बनाना है। एनायन बनाना है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना है। याद करो इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोसेस पड़ी थी कि पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस ज्यादातर तो एक्सो, लेकिन 3 केस में एंडो, ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन। और ये हम लोग किसको मान के चल रहे? क्लोरीन। क्लोरीन तो खुद ब खुद अट्रैक्ट करेगा, और जब खुद ब खुद अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज। तो यहां एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए साइन कैसा आएगा? माइनस। और इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त रिलीज होने वाली एनर्जी को अपन ईए के बदले अभी किससे रिलीज कर रहे हैं? डेल्टा एचईजी से, ठीक है। अब मुझे बताओ कैटायन तैयार हो गया, और यहां पर कौन तैयार हो गया? एनायन। अब कैटायन एनायन आमने सामने आ गए, बताइए अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? अट्रैक्शन। और जब जब अट्रैक्शन हुआ है दुनिया में, एनर्जी रिलीज हुई है, तो एनर्जी रिलीज साइन कैसा आएगा? माइनस। और अभी थोड़ी देर पहले, हाँ बिल्कुल यही बात तो हम लोगों ने डिस्कशन करा था। याद करिए हमने ये बात करी थी कि कैटायन और एनायन, अब रुक जा रहे, ठीक है, कैटायन और एनायन ने मिलकर जब 1 मोल सॉलिड क्रिस्टल लैटिस बनाया था, तो उसमें रिलीज होने वाली एनर्जी को अपन क्या बोल रहे थे? लैटिस एनर्जी। तो यहां पर भी वही हो रहा है, ये कैटायन और एनायन अपने कंस्टिट्यूएंट गैसियस कैटायन और एनायन है, और जब ये मिलकर 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, तो इस प्रोसेस में रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या बोला जाएगा बेटा? लैटिस एनर्जी। अब एक बात समझना, ये अपन ने Na और Cl2 से मिलकर क्या बना लिया बेटा? NaCl, ठीक है। अभी अब तुझे एक बात बताओ मुझे कि यहां पर ये जो NaCl बन रहा है, ये अपन ने एक स्टेप पे बनाया या कई सारी स्टेप पे बनाया? कई सारी स्टेप पे। तो इसमें बहुत सारी एनर्जी अपन ने दिखाई है, इसमें अपने सब्लिमेशन दिखाया, आयनाइजेशन दिखाया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिखाया, ईए दिखाया, लैटिस दिखाया। अगर ये सारी इक्वेशन को मैं इतना सारा ना लिख के एक सिंगल स्टेप में लिखता, तो सिंगल स्टेप में ये इक्वेशन कैसी लिखी जाती है वो समझिए। सिंगल स्टेप में अपन इसको ऐसे लिखते कि मेटल सॉलिड प्लस X2 गैसियस, और इसका हाफ ले लेते, और यहां पर क्या बना लेते बेटा? MX सॉलिड, और कितना बना लेते? 1 मोल। अब आप रिएक्टेंट देखो और प्रोडक्ट देखो, रिएक्टेंट वहां भी M है, यहां भी M है, वहां पर X2 है, यहां भी X2, वो हाफ बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी यहां दिख गया आपको। और लास्ट में क्या बनाया? MX सॉलिड 1 मोल। वहां पर अपन ने ढेर सारी स्टेप दिखाई, यहां पर अपन ने सिंगल स्टेप दिखाई। सिंगल स्टेप में बताओ, जब भी किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना, जब भी किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें चेंज इन एनर्जी को अपन डेल्टा एचएफ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डेल्टा। ये थर्मोडायनेमिकल कन्वेंशन है कि डेल्टा एचएफ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब मुझे बताओ यहां पर जो एनर्जी का चेंज हुआ और इसमें जो टोटल एनर्जी का चेंज हुआ, वो दोनों बराबर हो। अब बताओ मुझे एक बात, यहां पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, अब इसको साइड में रख देते हैं, ये वाली बात कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कौन कौन सी है और एनर्जी रिलीज्ड कौन कौन सी है, जरा उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि यहां पर तो एक ही एनर्जी है, यहां पर ढेर सारी एनर्जी है। मुझे बताओ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी कौन कौन सी है? प्लस प्लस और प्लस एब्जॉर्ब्ड है, माइनस और माइनस रिलीज्ड है। तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी में कौन आ रहा है? सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। ये जो तीनों एनर्जी आएंगे, इसका टोटल जो आएगा वो आपको टोटल एब्जॉर्ब्ड एनर्जी दे रहा है। इसी तरीके से रिलीज एनर्जी में कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी रिलीज हुई, लैटिस एनर्जी भी रिलीज हुई। इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल रिलीज एनर्जी मिल जाएगी, डेल्टा एचईजी प्लस यू। अब ये मत बोलना कि सर ये तो माइनस था, अबे अपन टोटल रिलीज निकालते। मान लो यहां से 300 रिलीज हुई, यहां से 500 रिलीज हुई, तो 300 प्लस 500 800 एनर्जी रिलीज हुई, ऐसा। तो ये टोटल एब्जॉर्ब है, टोटल रिलीज है। अब मुझे बताओ
बॉन्ड फॉर्मेशन की शर्त, बॉन्ड कब बनता है? जब एनर्जी गेन होगी कि लूज होगी? लूज। अरे जब जब बॉन्ड बनेगा तब तब एनर्जी रिलीज नहीं होगी। बॉन्ड, हाँ, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना? तो बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? रिलीज्ड एनर्जी शुड बी मोर। ई एब्सॉर्ब्ड के मुकाबले ई रिलीज्ड क्या होना चाहिए? ज्यादा। अब मुझे बताओ, अगर ये ज्यादा है तो अब अपन इसको सबको ऐड करते हैं ना, अपन अब इसको इक्वेट कर रहे हैं। ये एनर्जी और ये टोटल एनर्जी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये सिंगल स्टेप है, मल्टीपल स्टेप है। आइए लिखता हूं, बाय हेस लॉ, बाय हेस लॉ डेल्टा एच एफ, सिंगल स्टेप में एनर्जी का चेंज, और वहां पर जितनी एनर्जी सबको लिख दो। पहले कौन आ रहा है बेटा? सब्लिमेशन। फिर कौन आ रहा है? आयोनाइजेशन। फिर कौन आ रहा है? हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। फिर कौन आ रहा है? माइनस डेल्टा एचईजी। फिर कौन आ रहा है बेटा? माइनस ऑफ लैटिस एनर्जी। ये टोटल एनर्जी चेंज यहां पर, और ये टोटल एनर्जी चेंज यहां पर, दोनों बराबर होंगे क्योंकि रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है। मुझे बताइए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी एब्सॉर्ब को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी रिलीज को। और मैंने अभी क्या बोला? एब्सॉर्ब और रिलीज में से कौन ज्यादा होगा? रिलीज, क्योंकि बॉन्ड बना है तो एनर्जी तो रिलीज हुई होगी, चाहे कुछ भी हुआ हो, कैसा भी हुआ। तो एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब डेल्टा एच एफ में मुझे बताइए किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? रिलीज का। तो इसका साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। और ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? कि प्रोसेस कैसा होने वाला है? एक्सोथर्मिक। और इसी को अपन क्या बोल देते हैं? बॉर्न हेबर साइकिल। अब एग्जाम में क्या करेगा? देखो, साइकिल तो बनाने के लिए पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव कोई एग्जाम तो इसका होना नहीं है ना। बना बनाया आएगा तो आपसे क्या करेगा? आपसे तो बोलेगा कि भाई 1 2 3 4 5 6, 6 वेरिएबल है यहाँ पर, इन 6 में से किसी 5 की वैल्यू आपको पहले से दे देगा क्वेश्चन में, और बोलेगा छठे की वैल्यू निकाल लो। किसी 5 की वैल्यू दे देगा और बोलेगा छठे की निकाल लो। निकाल सकते, कोई परेशानी नहीं। पर इसको, उस तरह के क्वेश्चन मैंने बोला आते नहीं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी तो अपन ने NaCl लिया, अब आपको एग्जाम में आएगा तो ये क्वेश्चन याद रखो या तो, और या फिर बनाओगे बनाओगे तो डिराइव करना पड़ेगा। डिराइव करने में समय लगेगा ज्यादा, और इतना समय एग्जाम में होता नहीं है, इसलिए इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी हमें सॉल्व करने का जो पैटर्न है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, पता जरूर होना चाहिए। नोट डाउन करिए इसे।
चलिए बेटा ना, अब ये इक्वेशन वगैरह लिखने के बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट है वो मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लेना। बॉर्न हेबर साइकिल इज मेनली यूज्ड, नोट बना के लिखना। बॉर्न हेबर साइकिल इज मेनली यूज्ड, बॉर्न हेबर साइकिल इज मेनली यूज्ड टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी। बॉर्न हेबर साइकिल is mainly used to determine lattice energy. Born-Haber cycle is mainly used to determine lattice energy. ठीक है ना? तो यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि देखो, अब ये बॉर्न-हेबर साइकिल का जो इक्वेशन बना लास्ट में, इसमें मैंने बोला 6 वेरिएबल है, 6 में से कोई 5 वेरिएबल आपको दिए रहेंगे और एक अननोन आपको निकालना होगा। लेकिन इस इक्वेशन से तो आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी में से कुछ भी निकाल सकते हो। लेकिन मेनली इस इक्वेशन का इस्तेमाल किसको निकालने के लिए किया जाता है बेटा? लैटिस एनर्जी को निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया बॉर्न-हेबर साइकिल के बारे में। अब ये जो बॉर्न-हेबर साइकिल वाला जो टॉपिक है, इसको डिस्कस करने के बाद अगला जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अगेन एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है यहाँ पर, वो आ जाता है आइसोमॉर्फिज्म। हेडिंग डालिएगा आइसोमॉर्फिज्म। अब देखो इसका मीनिंग क्या है आइसोमॉर्फिज्म का, है ना? पहले डेफिनेशन बोलता हूं, फिर आगे डिस्कशन करेंगे इसमें। लिखिएगा, when two ionic compounds when two ionic compounds have when two ionic compounds have same crystal lattice structure, when two ionic compounds have same crystal lattice structure, then they are said to be isomorphous. Then they are said to be isomorphous, and the phenomena is known as isomorphism. And the phenomena is known as isomorphism. देखो, अब पहले तो इस टर्म को समझते हैं कि ये टर्म है क्या। अभी मैं इसमें लिखाऊंगा कुछ बातें, समझते रहिएगा। टर्म की बात करें, टर्म में क्या लिखा हुआ बेटा? आइसोमॉर्फस। एक बात बताओ, आइसो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सेम। ठीक है ना? और मॉर्फस का मतलब है बेटा स्ट्रक्चर। ठीक, ध्यान सुनना, मॉर्फस वर्ड का मीनिंग क्या है? स्ट्रक्चर। क्या हमने एक और टर्म ऐसी मिलती जुलती पढ़ी थी, आइसो स्ट्रक्चरल? ये कब पढ़ा था अपन ने? जब हाइब्रिडाइजेशन वगैरह अपन पढ़ रहे थे, तो उसमें एक टर्म आया था आइसो स्ट्रक्चरल। याद करो, आइसो स्ट्रक्चरल में भी हमने क्या बोला था कि जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, उनको क्या बोलते हैं? आइसो स्ट्रक्चर। और यहां भी हम क्या बोल रहे हैं? सेम स्ट्रक्चर वाले को अब हम पहले आइसो स्ट्रक्चरल बोल रहे थे और अभी क्या बोल रहे हैं बेटा? आइसोमॉर्फस। ये भी नाम है, ये भी नाम है, दोनों में काम तो सेम ही कर रहे हो। क्या कुछ कहानी है इसमें? ये किसके लिए है? कोवेलेंट कंपाउंड्स की। और ये किसके लिए है? आयनिक। आयनिक कंपाउंड में अगर सेम स्ट्रक्चर, देखो कोवेलेंट कंपाउंड में तो अपन हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, बी शेप है, बेंड शेप है, टी शेप है, पाई शेप है, के शेप है, त्रा शेप है, ऐसे अपन निकाल ले रहे थे। पर NaCl का कौन सा शेप है? कोई नहीं। आयनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी निकलता है। आयनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है? लैटिस स्ट्रक्चर, जो आप किसमें पढ़ोगे? सॉलिड स्टेट में, वो एक के ऊपर एक जमा देते हैं। तो जब दो आयनिक कंपाउंड होते ना, तो किन्हीं दो आयनिक कंपाउंड में से आप पाए के शेप नहीं निकाल सकते, ऐसे नहीं कर सकते। इनमें क्या देखा जाता है? लैटिस स्ट्रक्चर। और लैटिस स्ट्रक्चर जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ लोगे ना, उसके बाद भी नहीं निकाल पाओगे। हकीकत तो बताओ, नहीं निकाल। क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि आपके सिलेबस में जो लैटिस स्ट्रक्चर है ना, आपको 4 या 5 कंपाउंड दे रखे सिलेबस में, उन्हीं के बारे में पढ़ोगे, जिनमें से एक NaCl होगा, लेकिन हर कोई नहीं होगा। तो जो आपको पढ़ाया जाएगा उसका स्ट्रक्चर तो आप पहचानना सीख जाओगे। लेकिन दुनिया में तो लाखों करोड़ों आयनिक कंपाउंड है। हर आयनिक कंपाउंड के लिए आप जब लैटिस स्ट्रक्चर निकालने जाओगे तो उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस फॉलो करने का समय एग्जाम में हमारे पास नहीं होगा। तो हमें तो जुगाड़ से ही काम करना पड़ेगा। तो यहां पर हम वो जुगाड़ सीख रहे हैं कि क्या जुगाड़ होगा कि हमें यह पता चल जाए कि जो इसका लैटिस स्ट्रक्चर होता होगा वो इसका भी लैटिस स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें 2 जुगाड़ सीखने हैं। जुगाड़ नंबर 1 क्या होता है? स्टेटमेंट बोल रहा हूं, केस 1 लिखिएगा। when two ionic compounds have equal number of total ions and also
the number of electrons and also the number of electrons in cation number of electrons in cation are equal. cation मतलब cation dash cation है ना, हाइफन बोलते हैं, cation dash cation. Number of electrons in cation are equal, and also the number of electrons in anion are equal, and also the number of electrons in anion are equal. ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2 मिनट यहां पर. सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये जो अभी आपको स्टेटमेंट लिखाया गया है, इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या है उसको समझते हैं. बेटा 2 आयनिक कंपाउंड दिए और पूछा गया कि क्या ये दोनों आइसोमॉर्फस है या नहीं है, पहचानिए. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 चीजों को देखना है. एक तो टोटल आयन बराबर है कि नहीं है, दूसरा केटायन के इलेक्ट्रॉन बराबर है कि नहीं, और एनायन के इलेक्ट्रॉन बराबर है या नहीं. ये तीनों शर्तें जब एक साथ पूरी होंगी तो आइसोमॉर्फस होगा, और मान लो 3 में से कोई भी एक शर्त पूरी ना हो तो फिर वो आइसोमॉर्फस नहीं होगा. मुझे बताइए पहला एग्जांपल क्या लिया अपन ने, NaCl और MgS. इसका नाम बताओ क्या होगा. मैंने बोला सारा काम नाम से चलेगा. यहां पर सोडियम क्लोराइड, और दूसरे वाले का नाम मैग्नीशियम सल्फाइड. अब मुझे पहले क्या चेक करना है, इसमें कौन सा आयन है सोडियम, इसमें कौन सा आयन है क्लोराइड, इसमें कौन सा आयन है मैग्नीशियम, इसमें कौन सा आयन है सल्फाइड. आयन मैंने लिख दिया, ठीक है. अब मुझे बताओ इसमें कितने सोडियम आयन है. टोटल आयन चेक करो, एक ही है. और इसमें कितने हैं, एक. इसमें कितने मैग्नीशियम आयन है. अबे हमेशा ऊपर नहीं देखते, कभी नीचे भी देखते हैं. आयन की क्वांटिटी कहां लिखी होती है, यहां. ये दिस इज आयन, ऊपर तो चार्ज है. क्या बात समझ आ रही है. हाँ, तो मुझे बताइए यहां पर कितने मैग्नीशियम है, एक ही तो है. और कितना सल्फाइड, एक ही तो है. तो 1 + 1 2. टोटल आयन यहां भी 2 और टोटल आयन यहां भी 2. पहली शर्त पूरी हो गई. दूसरी शर्त क्या देखना है, केटायन के इलेक्ट्रॉन. बताइए Na+ इसका केटायन है, Mg2+ इसका केटायन है. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10. तो टोटल नंबर ऑफ आयन बराबर हो गए, केटायन के इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए. उसके बाद एनायन और एनायन के इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, बराबर. इसका मतलब इसने तीनों शर्तें पूरी कर दी. मतलब ये सब के सब क्या है, आइसोमॉर्फस. तो अपन क्या लिख देंगे, दे आर आइसोमॉर्फस. आइए इसके ऊपर बात करते हैं. आपको क्या दिया गया बेटा, NaNO3 MgCO3. बताइए NaNO3 का नाम क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट. और MgCO3 का मैग्नीशियम कार्बन. भैया सोडियम आयन ही होता है, नाइट्रेट आयन ही होता है, मैग्नीशियम आयन ही होता है, कार्बोनेट आयन ही होता है. ये हमको जानकारी होनी चाहिए. अब मुझे बताओ सोडियम कितना दिख रहा है, 1. नाइट्रेट 3 मत लिख देना, पूरा NO3 एक ही है. तो यहाँ 3 चिपका दो, पता चला है ना. हाँ, ऐसे कार्यस्थान नहीं करता. एक सोडियम और एक नाइट्रेट है, एक मैग्नीशियम और एक कार्बोनेट है. तो टोटल आयन इसके भी 2 और टोटल आयन इसके भी 2. टोटल आयन बराबर. फिर क्या देखना है, केटायन के इलेक्ट्रॉन. बताओ सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10. मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 10. आयन की बात चल रही है, एटम के इलेक्ट्रॉन मत लिख लेना 11 और 12. आयन की बात चल रही है ना. NO3 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 32. इसमें भी है 32. तो टोटल आयन बराबर, केटायन के इलेक्ट्रॉन बराबर, एनायन के इलेक्ट्रॉन बराबर. मतलब तीनों कंडीशन फॉलो कर ली है. मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फस. छापिए इसको बराबर. दरवाजा खुला है बेटा, जाने वाले कोई नहीं रोक सकता. तो लिख लो इसको, बाकी फिर कल स्टार्ट करेंगे आगे से, है ना.
राधे राधे बेटा। मॉड्यूल सॉल्व कर लेना है ना, ताकि अब अभी खत्म होने पे ही चैप्टर, तो फिर डिस्कशन कर लेंगे बेटा उसको।